हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में जो हम हैं ग्राम पंचायत का, क्योंकि हम ये हमारा दूसरा वीडियो है। तो पहले वीडियो में जैसे हमने कवर कर चुके थे ग्राम पंचायत का गठन कैसे होता है, पंचों की निर्वाचन कैसे होता है, सरपंच का निर्वाचन कैसे होता है, उनके लिए एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण कैसे किया जाता है। तो ये सब वीडियो में हम पहले वीडियो में देख चुके हैं। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे ग्राम पंचायत में कैसे सरपंच या उप सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, कैसे विशेष सम्मेलन पंचायत का बुलाया जाता है, उनकी जमानत राशि कितनी होती है, ग्राम पंचायत का कोरम कितना होता है। तो ये सब टॉपिक हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। यदि दोस्तों अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। आज का टॉपिक जो हम वीडियो में चालू करने के पहले, हमारे पिछले वीडियो में कुछ डाउट आए थे, दिलेश कश्यप जी ने कुछ डाउट पूछा था, तो पहले हम उसको देख लेते हैं। वो डाउट को मैं क्लियर करता हूँ, उसके बाद जो हम आज के वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। यदि आपको आज के वीडियो में भी अगर किसी को भी कुछ डाउट होता है तो आप मेरे को जरूर बताइएगा। मैं अगले वीडियो में जो है उसको कवर करूंगा, उस डाउट को क्लियर करूंगा। तो सबसे पहला जो डाउट उन्होंने पूछा था कि जब, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एससी एसटी और ओबीसी जो वार्ड के लिए कैसे अलग अलग वार्ड के लिए वो लॉटरी निकालकर कौन सा वार्ड एससी के लिए आरक्षित होगा, कौन अनारक्षित होगा, वो बताया था। तो उनमें उसको उनको डाउट था। तो मैं बता दूं, मान लीजिए हमारे यहाँ जो है टोटल 10 वार्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ग्राम पंचायत में 10 वार्ड है। यहाँ पर एक जो लॉटरी एक बॉल रहेगा, उसमें आपका रहेगा एससी एसटी ओबीसी और जो जनरल कैटेगरी के जितने भी रहेंगे, अनारक्षित जो वार्ड रहेंगे उसकी पर्ची रहेगी। और दूसरे जो बाउल रहेगा उसमें आपका 1 से 10 वार्ड तक या आपके ग्राम पंचायत में जितने भी वार्ड होंगे उनकी पर्चियों में नंबर लिखे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो हमको, क्योंकि हमको उस समय आरक्षण पता रहेगा कि हमको एससी के लिए कितना आरक्षित करना है, एसटी के लिए कितना आरक्षित करना है, तो उस हिसाब से हम एससी फीमेल, एसटी फीमेल और जनरल फीमेल वो भी इसमें हम डाले रहेंगे यहाँ पर पर्ची में। तो मान लीजिए हम यहाँ से एक पर्ची निकाले और वो वार्ड नंबर निकला 5, और यहाँ से हम पर्ची निकाले और वो वार्ड निकला एससी फीमेल, मान लीजिए। ठीक, तो उनका ये डाउट था कि यहाँ पर जो, मान लीजिए जो एससी फीमेल है वो नहीं रही। ठीक है, तो वो वार्ड मैंने बताया था डायरेक्ट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर चले जाता है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो 5 वार्ड निकला और यहाँ पे निकला एससी फीमेल, और एससी फीमेल जो है 5 नंबर वार्ड में कोई भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम करेंगे, जो एससी फीमेल है उसको, क्योंकि वहां नहीं है, तो ये जो डायरेक्ट जो ये वार्ड है अलॉट हो जाएगा जनरल कैटेगरी को। यानी यहाँ से कोई भी चुनाव लड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर फीमेल निकले, इसलिए यहाँ से जो भी चुनाव लड़ेगी वो अनारक्षित वर्ग की फीमेल होगी। यानी यहाँ से एससी एसटी ओबीसी या जनरल कोई भी कैटेगरी की फीमेल यहाँ से खड़ी हो सकती है। अगर यहाँ पर एससी फीमेल नहीं है तब की ये कंडीशन है। अगर है तो वो एससी फीमेल ही वहां पे चुनाव लड़ेगी। इसके लिए कोई सी कंडीशन अलग से नहीं डाली गई है। तो बाकी जो यहाँ से, अब क्योंकि जनरल फीमेल के लिए यहाँ पे अलॉट हो जाएगा, तो जनरल फीमेल की पर्ची यहाँ से अलग कर दी जाएगी और बाकी 9 वार्ड की जो पर्ची रहेगी, और यहाँ से 5 अलग हो जाएगा, 5 नंबर वार्ड, तो 9 पर्ची दोनों बॉल में आ जाएगी। फिर हम जो है उसको जो भी हमारी पर्ची में निकलेगा उस तरीके से अलॉट कर देंगे। ये कंडीशन बहुत ही कम स्थिति में आती, मान लीजिए 0.1% ही कंडीशन में ये आएगा कि वहां पे बहुत कम ऐसी स्थिति होती जहां पर जो पर्ची निकली है, मान, क्योंकि हर जगह जो है एससी एसटी ओबीसी या जनरल कैटेगरी के लोग जो रहते ही हैं, तो यहाँ पर जो भी निकलता है वो उस वार्ड में रहने वाले ही निवासी होता है। ठीक है, दूसरा उनका डाउट था यहाँ पर कि जो मैंने आरक्षण पद्धति बताई थी एससी एसटी, जहां पर एससी एसटी के लोग जो, मतलब क्योंकि हमारा जो आरक्षण उसके हिसाब से हमारी आधी सीटें, जितने भी हमारे ग्राम पंचायत में टोटल वार्ड है उसकी आधी सीटें जो हैं वो एससी एसटी के लिए वहां पे आरक्षित होनी चाहिए। अगर मैंने बताया था वहां पे आधे से कम सीट जो है एससी एसटी के लिए आरक्षित है, तो बाकी सीट ओबीसी के लिए आरक्षित रखी जाती है। लेकिन पिछले वीडियो में मैंने यहाँ पर एक चीज बताई नहीं थी, तो वो ये थी कि यदि हमारे किसी वार्ड, मतलब जो ग्राम पंचायत है वहां पे एससी एसटी के लिए जो सीटें वो 50% से कम हैं, तो वहां पर ओबीसी के लिए जो है 25% सीट, वहां पे टोटल सीट का 25% जो होता है वो ओबीसी के लिए आरक्षित होता है। मान लीजिए हमारे यहाँ जो है टोटल 10 वार्ड हैं ग्राम पंचायत में, उसमें से जो 2 वार्ड है वो हो गया है एससी के लिए,
2 वार्ड हो गया एसटी के लिए, तो ये टोटल हो गया 4 वार्ड। होना चाहिए था इसको 5 वार्ड, क्योंकि 50% मांगा है, क्योंकि यहाँ पे 4 वार्ड है, तो हम जो है 25 टोटल सीट का जो है 25% हम ओबीसी को यहाँ पे आरक्षित करेंगे। तो टोटल सीट 10 है, उसका 25% होता है 2.5, तो 2.5 को हम 2 सीट गिनेंगे, तो यहाँ पर 2 सीट जो रहेगी वो ओबीसी के लिए आरक्षित हो जाएगी। तो टोटल जो है हमारी 6 सीट यहाँ पे आरक्षित होगी, और बाकी 4 सीट जो रहेगी वो अनारक्षित रहेगी, आप अनरिजर्व बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार जो है इस प्रकार वार्ड का आरक्षण करेंगे। तो इसमें भी हमको जैसे 2 वार्ड एससी, तो इसमें फीमेल की 1 सीट रहेगी, 50% फीमेल के हिसाब से भी यहाँ पे बांट देंगे। मान लीजिए यहाँ पर जो टोटल मान लीजिए 2 सीट जो है एससी के लिए रहती और 4 सीट एसटी के लिए यहाँ पर आ जाती, तो टोटल हो गई 6 सीट। क्योंकि ये जो है 50% से अधिक है, तो यहाँ पर जो है ओबीसी के लिए कोई आरक्षण नहीं रहता। ठीक है, ओबीसी के लिए कोई भी आरक्षण नहीं रहेगा, सीधा जो है फिर बाकी 4 सीट जो है वो अनरिजर्व हो जाएगी। अगर मान लीजिए कि जो जैसे मैंने पिछले बार बताया कि वहां पे ओबीसी के लिए आरक्षण करना है हमको 25%, मान लीजिए जहां पर आरक्षण किया जा रहा है वैसी लॉटरी सिस्टम से आरक्षण निकाला जाएगा। अगर आरक्षण किया जा रहा है और वहां पे ओबीसी का कोई भी कैंडिडेट नहीं मिलता, तो वो सीट भी चले जाएगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। ठीक है, यहां तक तो उम्मीद करता हूं कि जो हमारे कश्यप जी ने क्वेश्चन पूछा था उसका उनको जवाब मिल गया होगा यहाँ पर। तो हम आज का जो टॉपिक है हम उसको आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार का क्वेश्चन जो हमारा एक साथ सदस्यता वाला क्वेश्चन जो है पिछले बार पेपर में नगर निगम के ऊपर आया था, महापौर और पार्षद के लिए, तो उसके लिए हम उसी से अपना टॉपिक आज का शुरुआत करेंगे। देखिए, जो हमारे यहाँ जो ग्राम पंचायत के पंच रहते हैं, वो कोई जो पंच है वो एक साथ 2 किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता, मतलब 2 वार्ड से चुनाव इकट्ठा नहीं लड़ सकता। ऐसा हो सकता है कि उन्होंने नामांकन 2 वार्ड से किया हो, लेकिन क्योंकि जब चुनाव का एक प्रोसेस होता है नामांकन पत्र वापस लेने के लिए, तो जब वो नामांकन यदि वो दोनों वार्ड से किसी एक वार्ड से वापस ले लेता है अंत समय में, और एक वार्ड से ही नामांकन भरा रहता है, तो वो जिस वार्ड से नामांकन भरा रहेगा उस वार्ड से वो चुनाव लड़ेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। मान लीजिए वो दोनों वार्ड से नामांकन भरा हुआ है और अंत समय में उसने नामांकन वापस नहीं लिया, तो उसका जो दोनों वार्ड से उसने नामांकन भरा दोनों वार्ड से रद्द हो जाएगा उसका नामांकन, वो कोई भी वार्ड से फिर चुनाव नहीं लड़ सकता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी बनता है, क्या जो व्यक्ति हो पंच और सरपंच दोनों का चुनाव एक साथ लड़ सकता है? हाँ, अगर कोई व्यक्ति जो है पंच के लिए यहाँ पर अपना नामांकन भरता और सरपंच के लिए भी भरता है, तो वह दोनों पंच और सरपंच दोनों का चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर वो मान लीजिए पंच भी जीत जाता है और सरपंच भी जीत जाता है, तो उसको सरपंच का पद चुनना पड़ेगा, पंच के पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, तो पंच का वहां पे फिर से चुनाव होगा 6 महीने के बाद। अगला जो है हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत की मीटिंग चालू करने के लिए कितना कोरम या गणपूर्ति चाहिए हमको। कोरम वो न्यूनतम संख्या होती है जितना ग्राम पंचायत को कोई भी मीटिंग चालू करने के लिए चाहिए, आवश्यक है। तो हमारे यहाँ मान लीजिए टोटल 10 वार्ड है, एक ग्राम पंचायत में मान लेते हैं हमारे पास 10 वार्ड है। यदि उस 10 वार्ड का 50% यानी 5 लोग 10 वार्ड से, क्योंकि 10 पंच चुन के आएंगे, ठीक है, तो 10 पंच में से यदि 5 पंच वहां पर उपस्थित है मीटिंग में, तो हमारी कोरम की गणपूर्ति हो गई। हमको 50% चाहिए या 1/2 बोल लीजिए, हाफ। तो टोटल वार्ड में से जितने भी हमारे पंच है उसका यदि 50% वहां मौजूद है तो गणपूर्ति हो जाएगी और हमारी मीटिंग चालू हो जाएगी। लेकिन अगर वहां पर गणपूर्ति नहीं होती, क्योंकि जो ग्राम पंचायत की मीटिंग रहती, सम्मेलन रहता है, उसको बुलाने का काम होता है सरपंच का। तो यदि उसमें जो मीटिंग में अगर हमारी गणपूर्ति हो नहीं पाती, मान लीजिए 5 पंच हमारे वहां उपस्थित नहीं हो पाते, 4 उपस्थित होते हैं या 3 उपस्थित होते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो ग्राम पंचायत की मीटिंग है वो अगली तारीख के लिए टाल दी जाती है। ठीक है, तो अगली तारीख को कोई भी तारीख एक चुन लिया जाता है, उस तारीख को वहां पर ग्राम पंचायत का सम्मेलन बुलाया जाता है। अगर मान लीजिए उस सम्मेलन जो अब अगला बुलाया गया वो सरपंच बुलाएगा, और यदि उस सम्मेलन में भी हमारी गणपूर्ति नहीं होती, यानी 50% पंच वहां पे उपस्थित नहीं होते या उससे अधिक उपस्थित नहीं होते, तो वहां पर जो है ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया कि मीटिंग नहीं होगी, वहां पर अब मीटिंग चालू हो जाएगी। अगर दूसरी बार गणपूर्ति नहीं होती तो आपकी मीटिंग वहां पे चालू होगी, लेकिन उस मीटिंग में ऐसा कोई भी नया सब्जेक्ट नहीं लाया जा सकता,
उसमें कोई भी चर्चा नहीं की जा सकती कोई भी नए सब्जेक्ट में, लेकिन जो पुराने सब्जेक्ट अभी तक वहां पे जो उसमें चर्चा की जा रही है उस मीटिंग में अभी तक उसमें चर्चा हो सकती है, लेकिन कोई भी नई चर्चा तभी होगी जब उस मतलब वहां पे कोरम उपस्थित होगा, जितने भी हमको न्यूनतम गणपूर्ति चाहिए वहां उपस्थित होगी, तभी कोई नया सब्जेक्ट लाया जा सकता है, वरना नहीं लाया जा सकता। तो हमारी जो गणपूर्ति है वो होती है 50%, ठीक है। और अगर गणपूर्ति नहीं होगी तो सरपंच यहाँ पर स्थगित कर देगा मीटिंग को और अगली मीटिंग बुलाएगा जिसमें आपको गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन गणपूर्ति अगर वहां पे हो जाती है तो नया सब्जेक्ट भी आप ला सकते हैं, अगर नहीं होती तो कोई भी नए सब्जेक्ट में वहां पर विचार विमर्श नहीं किया जाएगा। अगला जो हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत, क्योंकि जो ग्राम पंचायत की मीटिंग रहती है, सम्मेलन रहता है, उसको बुलाने का जो अधिकार रहता है सरपंच के पास रहता है। हर महीने में कम से कम एक मीटिंग जो है सरपंच को बुलाना ही पड़ेगा वहां पर। एक मीटिंग कम से कम, अधिक जितना भी आप कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक मीटिंग हर महीने वहां पर होगी ही, ठीक है। मान लीजिए कुछ ऐसा होता है कि ग्राम पंचायत का जो सरपंच रहता है वो एक महीने में मीटिंग बुलाने में असमर्थ रहता है, मतलब एक महीना होने आ रहा है और वो मीटिंग नहीं बुला पा रहा है, कोई भी कारण हो सकता है, चाहे वो बाहर गया हो या पंच उसकी उनकी बातों को नहीं मान रहे हो, मीटिंग में नहीं आ रहे हो, कोई भी कारण हो सकता है। अगर वहां पे सरपंच जो है लगभग 25 दिन बीत जाते हैं और कोई भी नई मीटिंग की सूचना जारी नहीं करता, तो जो पंचायत का सचिव रहता है वो जो है अपना जो एक लेटर में पंचायत की मीटिंग बुलाने का आदेश पारित कर देगा और एक महीने मतलब जो 7 दिन आने वाले, महीना खत्म होने के लिए 7 दिन बचा, उस 5 से जो 6 दिन के अंदर जो है वो पंचायत सचिव नई मीटिंग बुलाएगा, मतलब ग्राम पंचायत का एक सम्मेलन बुला लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 25 दिन के बाद ही जो है पंचायत सचिव मीटिंग बुलाने की वहां पे सूचना जारी कर सकता है, अगर जो ग्राम पंचायत का सरपंच है वो मीटिंग बुलाने में असमर्थ होता है। अगला बात है कि ग्राम पंचायत की जो मीटिंग होती है हर महीने एक मीटिंग होना आवश्यक है, उसमें चर्चा क्या होती है। ग्राम पंचायत का जो पिछला सम्मेलन हुआ है और जो अब नया सम्मेलन हो रहा है, दोनों के बीच में जो काल गया लगभग एक महीने का काल होता है, तो दोनों के बीच जो समय गया तो उस महीने में जो पंचायत के द्वारा जितना भी खर्चा किया गया है, चाहे वो कोई भी नए काम कराने के लिए हो, कुछ भी हो, जो पिछले सेशन में हमने पारित किया है उसके लिए जो भी खर्चा हुआ है, या कोई पंचायत का नई आमदनी हुई है या किसी से उनको आय प्राप्त हो रही है, तो जितना भी खर्चा आय और व्यय हुआ उसी के ऊपर जो है यहाँ पर रिपोर्ट जो है पंचायत सचिव के द्वारा जो है ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत की जाती है और ग्राम पंचायत जो है उसी के लिए जो है वहां पर चर्चा करता है कि जो कर आय हुआ है व्यय हुआ है और ठीक तरीके से हुआ है कि नहीं, वो यहीं पे चर्चा जो है ये पंचायत करेगी, ठीक। अब अगला जो टॉपिक है हमारा विशेष सम्मेलन। मान लीजिए कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती कि हमको वहां पर विशेष सम्मेलन पंचों को बुलाने के लिए आवश्यक हो गया या कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो गया या ऐसी कुछ घटना हो गई कि पंचायत को विशेष सम्मेलन की आवश्यकता पड़ गई है, तो इस स्थिति में क्या होता है, यदि जो पंचों की संख्या, मान लीजिए हमारे यहाँ टोटल जो ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या 10 है, तो 10 में से 50% यानी 5 पंच जो है लिखित सूचना जो है सरपंच के पास भेजेंगे कि हमको विशेष सम्मेलन बुलाना है, तो जो सरपंच है वो 7 दिन के भीतर ही नए विशेष सम्मेलन को वहां पर आयोजित करेगा, ठीक है। तो मतलब 50% जो सदस्य हैं पंचायत के, यदि वो लिखित सूचना देते हैं सरपंच को, तो सरपंच जो है वो ग्राम पंचायत की मीटिंग को विशेष सम्मेलन को बुलाएगा 7 दिन के भीतर। अब मान लीजिए यहाँ पर जो हमारा पंच है, ये सरपंच है, वो मीटिंग बुलाने में असमर्थ हो जाता है, ठीक है, मतलब वो मीटिंग कोई भी कारण से बुला नहीं पाता है, तो जितने भी जो 50% सदस्यों ने यहाँ पर ग्राम पंचायत का सम्मेलन बुलाने के लिए आवेदन दिया है, तो वो स्वयं ही जो है ग्राम पंचायत का सम्मेलन बुला लेंगे, वहां पे फिर सरपंच की आवश्यकता नहीं है यदि सरपंच जो है बुलाने में सफल हो जाता है। लेकिन वो ग्राम पंचायत का जो उन सूचना जारी करेगा वो है पंचायत सचिव। मीटिंग बुलाएगा कौन, ग्राम पंचायत के जितने भी पंच है जो आवेदन कर रहे विशेष सम्मेलन बुलाने के लिए, वो जो मीटिंग को बुला लेगा, लेकिन मीटिंग की सूचना कौन जारी करेगा, वो जारी करेगा पंचायत सचिव। यदि ऐसा 3 बार हो जाता है कि जो विशेष सम्मेलन बुलाने में ग्राम पंचायत का सरपंच जो है वो असफल हो जाता है, ऐसा 3 बार, कभी भी ऐसा नहीं लगातार 3 बार, और कभी भी ऐसा स्थिति होती है कि 3 बार वो पंचायत का सम्मेलन विशेष सम्मेलन बुलाने में असमर्थ हो जाता है, तो उसको पंचायत के जो छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में उसकी धारा 40 के तहत जो है इनको सस्पेंड कर दिया जाएगा सरपंच को वहां से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 बार अगर वो बुलाने में विशेष सम्मेलन बुलाने में असमर्थ हो जाता है तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि पंचायत में यदि कोई ऐसा चीज होता है
जिसके ऊपर चर्चा की जा चुकी है, मतलब कोई ऐसा विषय जिस पर पंचायत पहले ही जो है लंबी विस्तृत चर्चा कर चुका है, तो और उसके ऊपर चर्चा खत्म हो चुकी है, तो वो जो टॉपिक जिस पर, जो विषय जिस पर चर्चा की गई है, वो 6 महीने तक फिर से पुनर्विचार के लिए नहीं लाई जा सकती। तो ये इंपॉर्टेंट है, 6 माह तक कोई भी वही चर्चा जो है, वही विषय पुनः चर्चा के लिए नहीं लाया जा सकता। लेकिन अगर जो हमारे मान लीजिए 3/4 सदस्य, यानी मान लीजिए हमारे यहाँ मान लो टोटल 12 वार्ड है, 12 पंच है वहां पर, तो 12 पंच का 3/4 अगर हम देखें, 4×3=12, 9। अगर 9 पंच जो है वहां पे लिखित सूचना दे दे कि हमको वही जो विषय हमको उस पर चर्चा करनी है, या उसमें कुछ चर्चा छूट गई है, तो जो है वहां पर ऐसा जो है फिर से उस टॉपिक पर पंचायत में चर्चा की जाएगी। इसके अलावा जो विहित प्राधिकारी होता है, जो पंचायत सचिव होता है, जिला उप संचालक, जो विहित प्राधिकारी जिनको बोला जाता है, यदि उनको ऐसा लगे कि जो विषय में चर्चा की गई है वो अधूरी चर्चा है या उस पर पुनर्विचार करना चाहिए, तो विहित प्राधिकारी यदि यहाँ पर बोलेगा तो उस विषय में फिर से पंचायत के द्वारा चर्चा की जा सकती है। अगला अगर हम देखते हैं पंचायत सचिव क्या होता है। देखिए इसमें क्या होता है, पंचायत सचिव जो रहता है पंचायत का प्रमुख अधिकारी होता है, वो जो जितने भी मीटिंग होती है पंचायत सचिव हर मीटिंग में मौजूद रहता है। एक ग्राम पंचायत के लिए एक पंचायत सचिव हो सकता है, या 3 से 4 ग्राम पंचायत के एक समूह के लिए भी एक ही पंचायत सचिव हो सकता है। ठीक है, तो जो पंचायत सचिव होता है वो जितनी भी कार्यवाही होती है उस ग्राम पंचायत को, उसको अपने रजिस्टर में नोट करता है। और जो, क्योंकि ग्राम पंचायत का जो सरपंच रहता है वही मीटिंग बुलाया रहता है, तो सरपंच उस पर हस्ताक्षर करता है कि जो भी रजिस्टर में लिखा गया वो सत्य है। तो इस प्रकार जो पंचायत सचिव होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहते हैं पंचायत सचिव। इनकी नियुक्ति जो रहती है राज्य सरकार के द्वारा की जाती है, पंचायत सचिव की जो नियुक्ति है। अगला हम देखते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए, जो ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ा जाता है उसके लिए जमानत राशि कितनी होती है। जमानत राशि, इसी को प्रतिभूति बोला जाता है, इसी को निक्षेप बोला जाता है। जमानत राशि ऐसी राशि होती है जो चुनाव लड़ने के पहले यहाँ पर आपको भरना पड़ता है, कोई भी चुनाव लड़ने के पहले, क्योंकि एक मिनिमम वोट होता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ 600, मतलब वोटिंग जो हो रही है किसी भी वार्ड में, मान लीजिए 600 वोट पड़ रहे हैं, तो यदि हम इसका 1/6 जो भी चुनाव लड़ रहा है उसका 1/6 नहीं पाता कहीं कहीं, तो मान लीजिए ये होता है 100। अगर जो चुनाव लड़ रहा है वो 100 वोट नहीं पाता तो उसकी जो है जमानत जब्त हो जाती है, यानी जो पैसा यहाँ पे वो शुरू में भरता है वो यहाँ पर जब्त हो जाता है। ठीक है, तो जमानत राशि इसलिए ली जाती ताकि बहुत से लोग जो जबरदस्ती चुनाव यहाँ पे लड़ रहे हैं उनको यहाँ पे रोका जा सके चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, जो इंटरेस्टेड है सिर्फ वही जो है वो चुनाव लड़े। तो जो हमारी राशि रहती है, पंच जो चुनाव लड़ते हैं उनके लिए जमानत राशि रहती है 40 रुपए, उनको 40 रुपए पहले भरना पड़ता है, फिर वो चुनाव लड़ते हैं। सरपंच जो रहता है उनके लिए जमानत राशि रहती है 200 रुपए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये दोनों क्वेश्चन जो है आरटीओ एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको जरूर देखें, 40 रुपए और 200 रुपए। अगर मान लीजिए जो चुनाव लड़ रही है, जो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं वो फीमेल है या SC ST या OBC कैटेगरी के, यानी आरक्षित वर्ग के हैं या फीमेल है, तो उनके लिए जो भी ये राशि है वो आधी हो जाएगी। यानी पंच का चुनाव यदि कोई SC ST OBC या फीमेल लड़ती है तो उसके लिए 20 रुपए पंच का रह जाएगा और सरपंच का 100 रुपए रह जाएगा। तो ये दोनों जो मैंने पॉइंट बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आया हुआ पॉइंट है वो। अगला देखते हैं हम, अभी तक इतना कवर हो गया। अगला जो हम टॉपिक देखेंगे अविश्वास प्रस्ताव, देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले समय में आपको कहीं ना कहीं ये पेपर में जरूर दिखेगा। नगर निगम के ऊपर पिछले साल ही अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर ही पेपर में क्वेश्चन आए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट के रूप में अविश्वास प्रस्ताव थोड़ा सा बताऊंगा, तो आप इसको लिख लीजिएगा। मान लीजिए हमारे यहाँ जो टोटल वार्ड है वो वार्ड है 15। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ 15 पंच चुन के हैं। पहले तो अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जाता है सरपंच या उप सरपंच के खिलाफ। पंचों के खिलाफ जो है अविश्वास प्रस्ताव यहाँ पर नहीं ला सकते, उनके लिए जो है उनके लिए रिकॉल वाला सिस्टम होता है, उसको हम देखेंगे। आज हम अविश्वास प्रस्ताव देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमारे यहाँ टोटल जो है 15 वार्ड है, तो यानी हमारे यहाँ 15 पंच चुने गए हैं। ठीक है, तो अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए उपस्थित और मत देने वालों का
3/4 देखते हैं हम। मान लीजिए जो उपस्थित और मत देने वाले, मतलब जिस दिन वोटिंग हो रही है सरपंच के खिलाफ या उप सरपंच के खिलाफ, तो उस दिन जो है 3/4 सदस्य, उपस्थित और मत देने वालों का 3/4 सदस्य। मान लीजिए जो उस दिन जो है वोट देने वाले यहाँ पर 12 पंच उपस्थित हैं, तो 12 पंच का 3/4 देखिए, 4 दिए 12, 9 पंच। यदि उपस्थित और मत देने वालों का 3/4 सदस्यों द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है सरपंच के खिलाफ, तो उस सरपंच को अपने पद से हटना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन और है, जो ये 3/4 हम देख रहे हैं, ठीक है, वो जो इसकी संख्या 9 आ रही है, एक मेरे एग्जांपल के तौर पर, ये संख्या जो है टोटल जितने भी हमारे ग्राम पंचायत में पंचों की संख्या, उसके 2/3 संख्या से अधिक होनी चाहिए। तो टोटल हमारे यहाँ 15 पंच है, तो उसका 2/3 देखे तो 3 पंचे 15, 5 दूनी 10 पंच और है। तो देखिए यहाँ पर अगर 12 में से 12 पंच उपस्थित है, उसके 3/4 मतलब 9 पंच हमको चाहिए वोटिंग के लिए, ठीक है, जो अविश्वास प्रस्ताव पारित करे। लेकिन उसकी संख्या जो है इस 2/3 यानी 10 पंच से अधिक होनी चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ पर 12 पंच में से मिनिमम हमको 9 पंच चाहिए, लेकिन ये 10 पंच की संख्या से कम है यहाँ पर, तो यदि 12 पंच में से मान लीजिए 11 पंच जो है वो अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर 11 पंच की संख्या 10 पंच से अधिक है, यानी हमारी कंडीशन फुलफिल हो जाती है। तो जो सरपंच है उसको या उप सरपंच जो है उसको अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। मतलब कहने का मतलब है हमको न्यूनतम तो 9 पंच चाहिए, लेकिन हमारा 9 पंच से यहाँ पर काम नहीं चलेगा। मेरे एग्जाम्पल के लिए, जो मैंने एग्जाम्पल लिया उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो इस 12 में से जो है हमको लगभग 11 पंच चाहिए हमको अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए। मान लीजिए जो यहाँ पर 10 पंच जो है वो सरपंच के खिलाफ वोट देते हैं, यहाँ पर 10 पंच, तो यहाँ पर भी 10 पंच आता है, लेकिन हमको 50% वहां पे जो चाहिए ये 10 पंच से ज्यादा चाहिए, उसके बराबर नहीं चाहिए, उससे ज्यादा चाहिए। मतलब जो हमारे 3/4 बहुमत, जो उपस्थित और मत देने वालों का 3/4 बहुमत है, वो हमारे टोटल 2/3 से अधिक होना चाहिए, उसके बराबर नहीं, अधिक होना चाहिए। तो यदि यहाँ पर जो वोट दे रहे हैं उनकी संख्या इससे ज्यादा हो जाती है 10 पंच से, तो हमारा अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा। ठीक है। और इसके लिए जो मीटिंग होती है, अविश्वास प्रस्ताव जिस दिन लाया जाता है उसकी सूचना राज्य सरकार को पहले से दी जाती है, और जिस जिस दिन मीटिंग होती है उसकी जो अध्यक्षता उस सरपंच और उप सरपंच नहीं करते, गवर्नमेंट द्वारा एक अधिकारी की नियुक्ति की जाती है उस दिन अविश्वास प्रस्ताव के लिए। लेकिन जो सरपंच और उप सरपंच है वो अपना मत वहां पे जरूर रखते हैं, वो अपना मत बताते हैं कि हमने कोई भी काम ऐसा जो किया किस लिए किया, और पहले कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित ना हो। लेकिन उसकी अध्यक्षता जो है वो गवर्नमेंट द्वारा जो भी वहां पे अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी वो उसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, ठीक, तो अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद जो सरपंच है वो 7 दिन के भीतर, जिस दिन अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है उसके 7 दिन के भीतर ये जाएगा कलेक्टर के पास। ठीक है। सरपंच अगर वो अपील करना चाहता है तो कलेक्टर के पास जाएगा, और जो कलेक्टर है वो 30 दिन के भीतर जो है इस विषय पर निर्णय लेगी। जो भी कलेक्टर है वो सरपंच का जो अपील की गई है उस पर 30 दिन के भीतर निर्णय लेगी, और यदि कलेक्टर मानती है कि जो सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है वो गलत तरीके से हुआ है, तो जो अविश्वास प्रस्ताव है वो खत्म कर दिया जाएगा। सरपंच फिर से जो है वहां पर व्यक्ति जो है वो सरपंच फिर से नियुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर कलेक्टर को ऐसा लगता है जो अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है वो सही तरीके से हुआ है, तो जो सरपंच है वो यहाँ से हमेशा के लिए निष्कासित कर दिया जाएगा, उसका पद समाप्त हो गया। लेकिन यहाँ पर एक चीज और बता दूं, अविश्वास प्रस्ताव जो पारित होता है वो मान लीजिए हमारा जो चुनाव हुआ है, मान लीजिए 15 अगस्त 2017 को हुआ है, ठीक, मतलब पहला सम्मेलन जो है पंचायत का 15 अगस्त 2017 को बुलाया गया है, तो 15 अगस्त 2018 तक उस सरपंच के या उप सरपंच के खिलाफ कभी भी अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यानी जब तक उस पंचायत जो नई चुनकर आई है उसको 1 साल नहीं हो जाता तब तक यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ नहीं लाया जा सकता। साथ ही साथ यदि जो पंचायत चुन के आई हुई है उसका अंतिम 6 महीना चल रहा है, यानी उसके 6 महीने बाद चुनाव होने ही वाले हैं वहां पर नए, तो अंतिम 6 महीने में भी किसी जो सरपंच उप सरपंच है उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो अविश्वास प्रस्ताव उम्मीद करना आपको समझ आया होगा।
एक चीज और है, हमारा जो पिछले बार हमने क्वेश्चन देखा था, या जो सरपंच है वो अपना त्याग पत्र जिला उप संचालक को दे देता है। यदि सरपंच जो है अपना त्याग पत्र दे रहा है तो उसके बाद सरपंच का पद आखिर संभालेगा कौन? तो उसके लिए जो सरपंच का पद संभालेगा वो या आप बोल सकते हैं उप सरपंच नहीं होता। बहुत से लोग उप सरपंच मारते, पेपर में ऑप्शन भी उप सरपंच के रूप में आता है। लेकिन उसके लिए क्या करते हैं, पंच जो रहते हैं, जो पंच चुने वो ही अपने बीच से एक पंच की नियुक्ति करते हैं सरपंच के रूप में, जिसको बोला जाता है स्थानापन्न सरपंच। स्थानापन्न सरपंच मतलब जो स्थान में पहले सरपंच था उसकी जगह दूसरे सरपंच की नियुक्ति कर रहे हैं। तो पेपर में अगर आपके आरटीओ एग्जाम में दोनों ऑप्शन में दिया था, एक ऑप्शन में दिया था कि पंच जो है अपने बीच से सरपंच की नियुक्ति करेंगे, और एक ऑप्शन में दिया था पंच अपने बीच में से स्थानापन्न सरपंच की नियुक्ति करेंगे। तो जो स्थानापन्न सरपंच की नियुक्ति वही आपका आंसर होगा। तो आरटीओ एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, यदि पंच जो सरपंच जो अपने पद से त्याग पत्र दे देता है तो उसकी जगह जो है नियुक्ति होगी स्थानापन्न पंच की, जो कि पंचों के बीच में से ही अपने जो पंच है अपने बीच में से ही एक आदमी को बना देंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में अपना इतना ही है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पंचों के खिलाफ रिकॉल लाया जाता है या उसको पद से वापस बुलाया जाता है, क्योंकि अगर आज मैं उसको कवर करूंगा तो अविश्वास प्रस्ताव और वो दोनों लगभग एक ही टाइप के होते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन होगा। तो अपन अगले वीडियो में ग्राम पंचायत की जो समितियां होती है, ग्राम पंचायत के जो पंचों के खिलाफ आपका रिकॉल की प्रक्रिया होती है, उसको हम कवर करेंगे। तो अगले वीडियो में हमारा ग्राम पंचायत जो है पूरा कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए दोस्तों सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।